हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के मद्देनजर जो 17 जनवरी को सभी शिफ्टों में यहाँ पे एग्जाम हो चुकी है। तो उन सभी शिफ्टों के हम यहाँ चारों शिफ्टों के यहाँ पे जो जीके के क्वेश्चन है वह सभी लेकर आप सभी के मध्य उपस्थित हो चुके हैं। तो दोस्तों, पिछले सेशनों की बात ही इस सेशन में भी हम बात करने वाले हैं कि जो 4 शिफ्ट हुई है उन चारों में 20-20 क्वेश्चन होते हैं। उनमें से दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। बिल्कुल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 100% रियल, जी हाँ बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन के साथ और यहाँ पे राइट आंसर की के साथ आप सभी के मध्य उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आपका यदि आगे आने वाली शिफ्टों में है तो आपसे यहाँ पे एनालिसिस देख के दोस्तों किन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, समस्त वीडियो आप देखकर दोस्तों यहाँ से अपनी जो तैयारी है वह मजबूत कर सके। और आपकी यदि आगे आने वाली शिफ्टों में है तो यहाँ पे आपने यदि प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस किया है, यहाँ पे एनालिसिस देखा है, तो आप अनेक उन अदर बच्चों से यहाँ पे दोस्तों 4 या 5 नंबर अधिक लाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो आज प्रथम क्वेश्चन पूछा गया था, कोली डांस किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, कोली डांस किस राज्य से संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोली डांस है दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा, जी हाँ महाराष्ट्र के साथ गोवा राज्य से संबंधित है। और बात करते हैं, कोली एक भारतीय जनजाति है। जी हाँ, कोली है एक भारतीय जाति है जो दोस्तों भारत के कई अनेक स्टेटों के मध्य निवास करती है, जिनमें बात करें हम राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर राज्यों में ये निवास करती है। तो दोस्तों ये कोली एक डांस भी है और कोली एक जाति भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं। तो हरित क्रांति से दोस्तों आप यहाँ पे अनुमान लगा पा रहे हैं कि यहाँ पे कृषि से संबंधित होने वाली है। जी हाँ, चावल और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में हेतु हरित क्रांति को दोस्तों यहाँ पे लाया गया था, जो कि दोस्तों है चावल और गेहूं की अधिक उपज देने वाली हमारे पास किस्में प्राप्त होने यहाँ पे दोस्तों हम जो प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है उसे बढ़ा सके, इस माध्यम से हरित क्रांति का यहाँ पे दोस्तों संबंधित है। बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में अन्य फैक्ट के ऊपर जो आपके आगे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन छप सकते हैं। सर्वप्रथम मैक्सिको में दोस्तों हरित क्रांति के जो होता है जनक होता है, जी हाँ जो सर्वप्रथम जो हरित क्रांति होती है वह मैक्सिमो होती है। और हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाता है तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। जी हाँ, 1960 में दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग है जो हरित क्रांति के जनक है। भारत में बात करें, भारत के संदर्भ में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किन्होंने किया, तो जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जी हाँ डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया। और बात करते हैं दोस्तों हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। और बात करते हैं हम यहाँ पे व्हाइट क्रांति से, तो दोस्तों व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें या तो दोस्तों यह डेयरी फार्म से संबंधित है। और दोस्तों फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया जो कि दोस्तों वर्गीज कुरियन है। अब बात करते हैं हरित क्रांति, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी। और दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार विजेता प्राप्त करता है नॉर्मन बोरलॉग, जी हाँ और नॉर्मन बोरलॉग को ही दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। तो ये समस्त एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो भारत का संविधान है उसमें दोस्तों जो 21A है, इसमें जी हाँ 21A आर्टिकल 21A के अंदर दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार वर्णित है। और इस 21A को दोस्तों 86वां जो यहाँ पे संविधान संशोधन होता है, उस 86वां संविधान संशोधन 2002 में दोस्तों यह जो होता है उसके माध्यम से दोस्तों 21वां ए जो आर्टिकल है वह संविधान में जोड़ा जाता है। यह समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आगे आने वाली शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन छप सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320 तक किसका शासनकाल रहा? तो दोस्तों इस प्रकार सनों के माध्यम से भी क्वेश्चन पुटअप होना आरंभ हो चुके हैं। तो अब ये दोस्तों यहाँ पे खिलजी वंश से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत, जी हाँ दिल्ली सल्तनत में दोस्तों जितने भी राजवंश होते हैं उन सभी का कालखंड के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, जी हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी के गुलाम हुआ करते थे, उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की और उन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किया। 1210 में बाद में दोस्तों इनके पुत्र बहराम शाह आते हैं और बहराम शाह के बाद में दोस्तों इल्तुतमिश II की 1211 में 1211 से 1236 तक दोस्तों ये शासन करते हैं। और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक जो संस्थापक कहलाते हैं वह इल्तुतमिश होते हैं। इल्तुतमिश दोस्तों जो है वह गुलामों के गुलाम कहा जाते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में दोस्तों जो वास्तविक संस्थापक है वह इल्तुतमिश को कहा जाता है। और गुलाम वंश की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो गुलाम वंश की स्थापना दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इनका जो कालखंड रहता है 1206 से 1290 तक शासन करते हैं। और गुलाम वंश की जो अंतिम शासक है कैमूर को दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पे उनको मार गिराया जाता है। और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना की जाती है और इनका कालखंड रहता है 1290 से 1320। तो दोस्तों आपके आगे आने वाली शिफ्टों में इस प्रकार छप सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर
राज करने वाला सबसे छोटा राजवंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत में राज करने वाला सबसे छोटा राजवंश, जी हाँ, सबसे छोटा राजवंश शासनकाल में दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कालखंड के अनुसार, तो यहाँ पे खिलजी वंश ने सबसे कम दोस्तों यहाँ पे 1290 से 1320 तक शासन किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर उनके बाद में आते हैं तुगलक वंश, तो तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय के लिए, जी हाँ, सबसे अधिक समय के लिए किस राजवंश ने शासन किया? तो है दोस्तों तुगलक वंश, जी हाँ, तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक यहाँ पे शासन किया। सैयद वंश के बारे में बात करें तो 1414 से 1451 तक शासन करती है। और अंत में दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम यहाँ पे राजवंश होता है लोधी वंश। इब्राहिम लोधी को बाबर के द्वारा यहाँ पे दोस्तों मार गिराया जाता है और यहाँ पे बाबर ने दोस्तों जो यहाँ पे नए वंश की स्थापना की और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। इस प्रकार 1206 से लेकर, जी हाँ, 1206 से लेकर दोस्तों 1526 तक दिल्ली सल्तनत होती है। इस दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5000 राजवंश शासन करते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इस प्रकार से 5 वंश लगातार आते हैं और इस प्रकार यहाँ पे वंश जो अपना शासन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर की थी। तो दोस्तों यहाँ पे यह क्वेश्चन नहीं छपा है कि जो यहाँ पे दादाभाई नौरोजी है उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पे की थी? तो दोस्तों जो दादाभाई नौरोजी ने है भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पे की थी, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है, स्टूडेंट यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं कि जो दादाभाई नौरोजी ने यहाँ पे जो धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर यहाँ पे जो गणना आय की गणना की है, उस समय उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति वर्ष बताई थी। जी हाँ, 20 रुपए प्रति वर्ष बताई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है वैज्ञानिक आधार पर, तो वैज्ञानिक आधार पर 1931, जी हाँ, 1931-32 में जो है वीकेआर वीरावने ने, जी हाँ, वीकेआर वीरावने ने राष्ट्रीय आय की गणना की और जिसके आधार पर दोस्तों भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 62 रुपए प्रति वर्ष, जी हाँ, जो यहाँ पे 20 रुपए प्रति वर्ष दादाभाई नौरोजी ने गणना की, जबकि वैज्ञानिक आधार पर 1931 में गणना की जाती है तो 62 रुपए प्रति ईयर, जी हाँ, 62 रुपए प्रति ईयर यहाँ पे जो यहाँ पे वैज्ञानिक आधार पर गणना की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जल्लीकट्टू मूलतः किस देश का खेल है? तो दोस्तों जल्लीकट्टू भारत का है, लेकिन भारत में दोस्तों कौन से स्टेट का ये है जल्लीकट्टू खेल है? तो जल्लीकट्टू दोस्तों एक प्रकार का खेल होता है जिसमें दोस्तों बैलों को, जी हाँ, बैलों को इंसानों से लड़ाया जाता है। जी हाँ, बैलों को इंसानों से लड़ाया जाता है और ये दोस्तों पोंगल के, जी हाँ, पोंगल के त्योहार के उपलक्ष्य के रूप में दोस्तों यह खेल खेला जाता है। और आप सभी को पता है पोंगल है जो तमिलनाडु में, जी हाँ, पोंगल है जो तमिलनाडु में जो जनवरी माह में मनाया जाता है। जी हाँ, जनवरी माह में मनाया जाता है। समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहां निर्वासित कर दिया गया था? तो दोस्तों जो बहादुर शाह जफर है इनको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके कहां रखा जाता है? तो दोस्तों इन्हें पहले तो लाल किले में ही बंदी बनाकर रखा जाता है, फिर बाद में दोस्तों इन्होंने जो बर्मा, जी हाँ, रंगून म्यांमार कहा जाए या बर्मा कहा जाए, वहां पे इन्हें भेज दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस माह में आती है? तो दोस्तों गणेश चतुर्थी आप सभी को पता है महाराष्ट्र राज्य की, जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य का यह पावन पर्व है। और दोस्तों यह कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को दोस्तों यह गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और इसका दोस्तों आगाज किस संदर्भ में हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रचलित प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है। जी हाँ, जो बाल गंगाधर तिलक है उनके द्वारा प्रचलित किया गया यह प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है। और दोस्तों इस त्योहार में क्या किया जाता है कि जो भगवान गणेश की प्रतिमा को दोस्तों 9 दिनों तक पूजा की जाती है और 9 दिन के बाद दोस्तों गाने और बाजों के साथ यहाँ पे गणेश की प्रतिमा को किसी तालाब या इत्यादि जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी पर्व मनाया जाता है या गणेश पूजा की मनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यहाँ पे दोस्तों राज्यपाल से यदि क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आप श्योर आपकी आगे आने वाली एग्जामों में जो आपको यह 5 बिंदु बताए जाने वाले हैं किसी न किसी शिफ्ट में छपने वाले हैं, तो स्टूडेंट लिख लीजिएगा इन 5 बिंदुओं को। पहला बिंदु है ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ग्राम पंचायत में यदि कोई उम्मीदवार यहाँ पे उम्मीदवारी करता है तो उसके लिए उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ,
21 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यदि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष रखी गई है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए या एमएलए बनने के लिए 25 वर्ष रखी गई है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष रखी गई है और राज्यपाल और राष्ट्रपति दोस्तों बनने के लिए 35 वर्ष रखी गई है। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि यह क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा जा चुका है तो भविष्य में आपकी आने वाली शिफ्टों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 100% छपने वाला है। तो आप इनको दोस्तों लिख लीजिएगा, याद करके जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो दोस्तों जो मैग्नीशियम है इसका परमाणु क्रमांक 12 आता है। तो दोस्तों आपको 1 से लेकर 30 तक के समस्त दोस्तों आवर्त सारणी में तत्व आपको पता होना चाहिए। चाहे दोस्तों आप इस क्रम में याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक। तो दोस्तों हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक आपको यहाँ पे समस्त परमाणु दोस्तों यहाँ पे तत्व है याद करने हैं। और दोस्तों 30 तक तो आपको यहाँ पे आने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों यदि आप साइंस सब्जेक्ट से यदि क्वेश्चन की यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ता है तो आवर्त सारणी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को कवर कर अधिकतर क्वेश्चनों को कवर करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये तत्व भी पता होने चाहिए। 30 तक के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के साथ पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन भेजा गया है। बिल्कुल राइट क्वेश्चन तो नहीं मिला है, ना ही इसके ऑप्शन मिले हैं, लेकिन भेजे गए क्वेश्चन के अनुसार हम बात करते हैं कि जो इस्पात बनाने की प्रक्रिया होती है उसका अंतिम चरण क्या होता है। तो दोस्तों एनसीईआरटी के बुक है उसमें जो ग्रीक विवरण के अनुसार भारत में स्टील का उत्पादन क्रूसिबल प्रक्रम द्वारा किया जाता था और इस प्रक्रम में लोहा, चारकोल तथा कांच का मिश्रण एक क्रूसिबल में तब तक गर्म किया जाता था जब तक लोहा पिघलकर दोस्तों कार्बन अवशोषित नहीं कर लेता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका इस्पात बनाने का अंतिम चरण होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कौन सा महासागर एस शेप का है? तो दोस्तों यहाँ पे जो अटलांटिक महासागर है, जी हाँ अटलांटिक महासागर है वह एस शेप का है। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर है जो एस शेप का है। और दोस्तों यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके आगे आने वाली शिफ्टों में दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आर्कटिक महासागर की आकृति किस ओर है? तो आर्कटिक महासागर की आकृति डी आकार की है। और हिंद महासागर की आकृति के बारे में बात करें तो वह दोस्तों एम आकार की है। जी हाँ हिंद महासागर दोस्तों इस प्रकार से भारत आता है और इधर दोस्तों यह जो पश्चिमी देश आते हैं और इधर दोस्तों म्यांमार, इंडोनेशिया इधर आते हैं। तो यह हिंद महासागर की आकृति दोस्तों इसलिए एम आकार की यहाँ से मानी जाती है, तो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो दोस्तों मनरेगा के बारे में बात करते हैं तो ये मनरेगा है दोस्तों जो ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा योजना कार्यान्वयन के लिए दोस्तों नामित प्राधिकारी है। तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके द्वारा मनरेगा को यहाँ पे क्रियान्वित किया जाता है। और बात करते हैं जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है वह 2005 का अधिनियम है और 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ और इसका नाम नरेगा रखा गया। जी हाँ इसका आरंभ में नाम नरेगा रखा गया, लेकिन बात करते हैं दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 की। जी हाँ 2 अक्टूबर 2009 में दोस्तों इसका नाम बदल कर महात्मा गांधी, जी हाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। तो इसलिए दोस्तों 2009 में दोस्तों इसका नाम मनरेगा पड़ता है। जी हाँ मनरेगा 2009 में पड़ता है, लेकिन आरंभ में दोस्तों इसका नाम नरेगा रखा गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और बात करते हैं 2 फरवरी 2006 को यह जो कार्यक्रम है आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से आरंभ होता है। आरंभ में ये दोस्तों 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में आरंभ किया गया था और इसे 1 अप्रैल 2008 को, जी हाँ 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से अनेक फैक्ट पे हमने चर्चा की, आगे आने वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ से कवर करके जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वॉलीबॉल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल की टीम में एक टीम में दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टीमों में खिलाड़ियों की संख्या से क्वेश्चन पुटअप होना आरंभ हो चुके हैं। तो आपके आगे आने वाली शिफ्टों में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, जी हाँ फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट 3 ऐसे खेल है जिनमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब दोस्तों
ऐसे खेलों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें एक या दो या सिंगल या दोस्तों युगल जो खेल खेला जाता है, चाहे वह बैडमिंटन हो, टेनिस हो, स्क्वायर हो, टेबल टेनिस हो, शतरंज हो या कैरम हो, इनमें दोस्तों सिंगल में भी खेल खेला जाता है और यहाँ पे युगल जो जोड़ा होता है उसके रूप में भी दोस्तों यह खेल खेला जाता है। तो दोस्तों यहाँ से अन्य फैक्ट्स पे भी दोस्तों आगे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन छप सकते हैं, तो यहाँ से कवर करके जाइएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो पूछा गया है आज ही की शिफ्ट में, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो भारत के विदेश सचिव के बारे में बात करते हैं वर्तमान में। तो यह दोस्तों जो हर्षवर्धन श्रृंगला है उनके स्थान पर, जी हाँ, हर्षवर्धन श्रृंगला है जो 33वें नंबर के यहाँ पे विदेश सचिव थे, लेकिन इनके स्थान पर अब दोस्तों जो 34वें विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा, जी हाँ, विनय मोहन क्वात्रा दोस्तों यह हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर भारत के वर्तमान में विदेश सचिव बने हैं। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 21 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार, फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह किन्होंने किया है? अनुराग सिंह ठाकुर, जी हाँ, अनुराग सिंह ठाकुर जो कि भारत के दोस्तों कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, जी हाँ, इनके पास काफी मंत्रालय हैं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा कार्यक्रम मंत्रालय है, यह दोस्तों भारत के खेल मंत्री हैं, वह भी श्री अनुराग सिंह ठाकुर ही है और इन्होंने दोस्तों गोवा में है जो कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार, फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है और दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देश के जीडीपी का आकलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों जो देश में जीडीपी का आकलन किया जाता है वह देश के आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, जिस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट जितनी होगी वह देश उतना ही विकसित देश होगा। बात करते हैं जीडीपी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य जो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाते हैं को मापता है। तो किसी देश में एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित किए जाते हैं जीडीपी है किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न सभी आउटपुट को गिनता है। तो दोस्तों ये समस्त फैक्ट जीडीपी से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जी हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार से यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन भेजा गया है कि साहित्य अकादमी से क्वेश्चन आया था। तो हम यहाँ पे बात करते हैं हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 और 22 की। 2021 में दोस्तों सम्राट अशोक, जी हाँ, सम्राट अशोक नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया गया था, जबकि अभी हाल ही में 2022 में तुम्हारी के शब्द कविता के लिए दोस्तों बद्रीनारायण को यह हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंग्लिश के बारे में बात करें तो 2021 में पुस्तक नोबेल उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड दोस्तों नमिता गोखले को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि 2022 में नोबेल ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड नोबेल दोस्तों जिसके जो है अनुराधा रॉय को दोस्तों 2022 के इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। विश्व में भारत का ताजे पानी का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों विश्व में भारत के ताजे पानी का प्रतिशत के बारे में बात करें तो भारत विश्व में केवल 2.5% भूमि क्षेत्र के साथ ही विश्व में 16% जनसंख्या में योगदान रखता है तथा यहाँ 4%, जी हाँ, 4% ताजे पानी के संसाधन है केवल 2.5% भूमि क्षेत्र के साथ और विश्व में 16% जनसंख्या में योगदान करता है तथा यह 4% ताजे पानी के संसाधन है। तो दोस्तों 4% ही भारत में ताजे पानी के संसाधन है। तो यह फैक्ट आपसे पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे अब शिफ्ट में दोस्तों पहले दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, फिर मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा जाने लगा, अब दोस्तों यहाँ पे राजधानी, जी हाँ, कैपिटल से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो दोस्तों आपकी यदि आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो इन तीनों टॉपिकों को यहाँ से कवर करके जाइएगा। भारत के समस्त 28+8 यूटीज के दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल, प्रशासक कौन है और दोस्तों यहाँ पे इनकी राजधानी भी आपको याद करके जानी है और राजधानी के साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद करके जाना है हर दोस्तों स्टेट के मुख्यमंत्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी यह तीन तो दोस्तों स्टेटों के बारे में, समस्त स्टेटों के बारे में पता होना चाहिए। यदि दोस्तों आपको जो अब 1-2 दिन में दोस्तों इनसे यहाँ पे रिलेटेड एक वीडियो डाला जाएगा जिसमें हम भारत के समस्त 28 और 8 यूटीज दोस्तों 28 राज्य और 8 यूटीज के बारे में दोस्तों जो राज्य, राज्यपाल और उनकी राजधानियों से यहाँ पे आपको सेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के विशेष सेशन डाले जाए तो आपको सही समय से मिल सके और आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप देखकर दोस्तों यहाँ से अपनी दावेदारी मजबूत कर सके। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2000 ईस्वी में किस नृत्यांगना को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बात करते हैं 2000 ईस्वी में जो पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया
तो 2000 में दोस्तों पद्म विभूषण जो प्रदान किया गया वह है केलुचरण महापात्रा। जी हाँ, केलुचरण महापात्रा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1966 में प्रदान किया गया, पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में और पद्म विभूषण 2000 में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि भारत के इन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार प्राप्त कर लिया। केवल भारत रत्न छोड़कर दोस्तों समस्त पद्म पुरस्कार पाने वाले दोस्तों यह नृत्यांगना है जिनका नाम है केलुचरण महापात्रा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये तीनों पद्म पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। इनके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इससे भी इन्हें सुशोभित किया जा चुका है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया। तो दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था को प्रारंभ होता है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था और इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के दांडी मार्च से यात्रा से होती है और गांधी जी तथा साबरमती आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद से 241 मील की दूरी पर स्थित एक गांव के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी और 1934 में इस आंदोलन को दोस्तों वापस ले लिया गया था। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में वापस लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों जो यहाँ पे दो क्वेश्चन भेजे गए हैं, एक में दोस्तों लोक नृत्य लंबाड़ी पूछा गया है, एक में दोस्तों लांबी भेजा गया है। जी हाँ, तो जो लंबाड़ी जो यहाँ पे नृत्य है, लंबाड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश में किया जाता है। जी हाँ, लंबाड़ी नृत्य है वह आंध्र प्रदेश में किया जाता है, जबकि जो लांबी नृत्य है यह कर्नाटक। जी हाँ, लांबी नृत्य कर्नाटक राज्य के अंदर किया जाता है। तो अब सभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं यहाँ पे आपको लंबाड़ी नृत्य पूछा गया था या लांबी नृत्य पूछा गया था, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आर्टिकल 25 से 28 किससे संबंधित है। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे जो भारत के संविधान में यहाँ पे जो आर्टिकल 25 से 28 है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और दोस्तों जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में, जी हाँ भाग नंबर 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों उनके मद्देनजर यहाँ पे स्वतंत्रताएं प्रदान की 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिनमें दोस्तों आता है स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 1922 से है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है जो 29 से 30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में है और यहाँ पे बात करते हैं समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 के मध्य है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें देख ही चुके हैं कि 25 से 28 लेकर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है भारत के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं भेजे गए हैं कि यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन मिल लेते पाते तो हम यहाँ पे कर पाते, लेकिन ऑप्शन नहीं भेजे गए हैं। तो हम बात करते हैं कि जो नुआखाई में दोस्तों नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन। तो जो नुआखाई त्योहार है वो उड़ीसा में किसानों को द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। तो दोस्तों यह नुआखाई त्योहार है। पिछले एसएससी के एग्जाम में काफी यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपके आगे आने वाले शिफ्टों में छप सकता है, तो ये पता होना चाहिए। नुआखाई त्योहार है उड़ीसा के किसानों के द्वारा फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, इथेनॉल और पानी में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो बात करते हैं इथेनॉल और पानी में जो अणु दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम है, लेकिन पानी में प्रति अणु हाइड्रोजन बंधों की संख्या इथेनॉल की तुलना में अधिक होती है। इसीलिए इथेनॉल की तुलना में पानी के आकर्षण के अंतर आणविक बल अधिक मजबूत होते हैं और फिर से एक तरल में अंतर आणविक आकर्षण बल जितना मजबूत होता है तरल का सतही तनाव भी अधिक होता है। अतः जल का पृष्ठ तनाव इथेनॉल के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है। जी हाँ, जो जल का पृष्ठ तनाव है वह इथेनॉल के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है, यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सितारा देवी का क्लासिक डांस कौन सा है। तो जो सितारा देवी के बारे में बात करते हैं तो सितारा देवी एक मशहूर कथक नर्तक है। जी हाँ, कथक नर्तक है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और कथक की उत्पत्ति ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है। जी हाँ, कथक की उत्पत्ति ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है जो उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो अन्य के बारे में बात करते हैं, कथक से संबंधित जो नर्तक है बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, सितारा देवी है, दमयंती जोशी है। और दोस्तों बात करते हैं कथक के तत्व, तो कथक के तत्वों में आता है आनंद, ठाट, टोडा, तुक्कादास, जुगलबंदी, पड़न, तराना, क्रामाल्या, गत भाव। दोस्तों इस प्रकार से यह जो कथक के तत्व है यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा
अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो पुष्यमित्र शुंग है दोस्तों, इन्होंने यह शुंग वंश के संस्थापक है और पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना या संस्थापक थे। इन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया और वह अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने युद्ध में बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यह समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। जी हाँ, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, उनमें 1028 सूक्त है और कुल 10,580 ऋचाएं हैं। जी हाँ, ऋचाएं 10,580 ऋचाएं हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की समाधान शक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों जिस प्रकार से भारत में दोस्तों जो केंद्र में राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्तियां होती है, उसी प्रकार स्टेट के राज्यपाल को भी कुछ यहाँ पे शक्तियां प्रदान की गई है, जो आर्टिकल 161 में, जी हाँ आर्टिकल 161 में बात करें या अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्ति में दोस्तों समान यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मार्च 2022 में एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो जो एन बीरेन सिंह है वह मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोस्तों यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आंध्र प्रदेश का कोई पद दिया गया था जिसमें दोस्तों पूछा था यह पद कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन प्राप्त होता है। जी हाँ, इनकम्प्लीट क्वेश्चन प्राप्त होता है, तो लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, उसमें पूछा गया है सीआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व। जी हाँ, कैश रिजर्व रेशियो। जी हाँ, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है और ये दोस्तों सीआरआर की फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, विद्युत अपघटन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो जो विद्युत अपघटन होता है इसमें दोस्तों बात करते हैं कि किसी विद्युत अपघटन के विलायक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं और विद्युत अपघटन कहते हैं। और जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, जिसे जल या विद्युत अपघटन कहा जाता है। तो यह फैक्ट पता होना चाहिए। जून 2022 में आजमगढ़ के उपचुनाव में निर्भया ने किसको हराया? तो जो जून 2022 में यूपी में उपचुनाव होते हैं उनमें दोस्तों धर्मेंद्र यादव को निर्भया ने हराया। जी हाँ, यूपी में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, जी हाँ आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निर्भया ने जीत दर्ज की और निर्भया ने सपा प्रत्याशी और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हराया है। तो दोस्तों किन्हें हराया है? समाजवादी पार्टी के दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष उनके दोस्तों यहाँ पे या अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को इन्होंने हराया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, कर्नाटक के मैसूर दशहरा त्योहार कितने दिनों तक चलता है? तो जो मैसूर दशहरा कर्नाटक भारत में दोस्तों नदबा राज्य उत्सव है और यह एक 10 दिवसीय त्योहार है। जी हाँ, जो कर्नाटक में मैसूर दशहरा त्योहार मनाया जाता है वह 10 दिवसीय त्योहार है, जिसकी शुरुआत 9 रातों नवरात्रि और आखिरी दिन विजयादशमी से होती है। तो दोस्तों नवरात्रों में 9 दिन हो चुके और एक विजयादशमी का, तो 10 दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है। समस्त फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, 2018 के एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 2018 में दोस्तों जो एशियाई खेल होते हैं वह इंडोनेशिया, जकार्ता और पालमबर्ग में होते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें दोस्तों जो मोटो रखा गया था वह रखा गया था एनर्जी ऑफ एशिया। जी हाँ, एनर्जी ऑफ एशिया यहाँ पे मोटो रखा गया था। और इसमें दोस्तों किन एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया? तो यहाँ पे 45 देशों ने यहाँ से भाग लिया था। ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, श्री बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो बसवराज बोम्मई है जो कि दोस्तों यहाँ पे बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। आपने देखा दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री मणिक शाह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देख पा रहे हैं हर शिफ्ट में दोस्तों मुख्यमंत्री, राज्यपाल या दोस्तों उनकी राजधानी से क्वेश्चन पूछे जा रही हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में खाली बॉल जाती है उस पर बने रन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जब क्रिकेट बल्लेबाज यहाँ पे खेलता है और वह दोस्तों बॉल के बिना बैट और बॉल के संपर्क हुए दोस्तों जब खिलाड़ी भाग कर रन लेता है तो उसे बाई के रन कहा जाता है। जी हाँ, बाई के रन कहा जाते हैं। बाई के रन या लेग दोस्तों पेड़ पे लग की जाती है तो उसे लेग बाई कहा जाता है। ये दोस्तों यह रन टीम में काउंट होते हैं, ना कि प्लेयर के यहाँ पे काउंट होते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया? तो भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक में खेलों में भाग लिया था। जी हाँ,
जो भारत ने पहली बार 1900 के जो ओलंपिक खेल होते हैं उनमें भाग लिया। और भारत ने एथलेटिक्स में एक अकेले एथलीट नॉर्मन प्रिचार्ड ने, जी हाँ नॉर्मन प्रिचार्ड, जी हाँ नॉर्मन प्रिचार्ड के साथ दो पदक दोनों रजत जीते थे, जी हाँ। और नॉर्मन प्रिचार्ड ने दोनों रजत पदक जीते थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1894 में फ्रांस के बेरेन पीरे डी कॉर्बेटिन प्रयासों से हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना, जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को स्विट्जरलैंड के सेक्शन में होती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि 17 जनवरी, जी हाँ 17 जनवरी की ऑल शिफ्ट के, जी हाँ ऑल शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस से, जी हाँ जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको यहाँ पे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स आईक्यू के द्वारा 100% रियल, जी हाँ 100% रियल एग्जाम में पूछे गए सवाल, जी हाँ एग्जाम में पूछे गए सवालों का यहाँ पे 100% रियल एनालिसिस करवाया है। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, वह सपना दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स आईक्यू परिवार की दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत से दोस्तों यदि आपका पूरा होता है तो स्टैटिक्स आईक्यू परिवार आप सभी के लिए दोस्तों कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ पे दोस्तों लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।